हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 आप लोगों का कवर कर लिया था। आज से हम लोग चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे। सो यू हैव सीन, तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड होते हैं और जो फो होते हैं। ठीक है, ये भी समझेंगे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या होते हैं। तो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप लोगों ने बहुत सारे तरीके देखे हैं, मतलब प्रजातियां देखी जानवरों की, पौधों की। ठीक है, आपने बहुत सारी इनकी काइंड्स देखी होंगी। हाउएवर ये दे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं हमारे आसपास जिसको हम लोग देख नहीं सकते। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक वर्ड होता है माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। माइक्रो होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो जीव जंतु होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो वो हमें नहीं दिखते, हमारे आसपास होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं, तो उन्हें ही हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि रेनी सीजन के दौरान ज़्यादातर जो मॉइस्ट, मतलब क्या होता है, ऐसी ब्रेड मॉइस्ट होता है जिसमें नमी हो। तो जो नमी वाली ब्रेड होती है, जिस ब्रेड में नमी होती है वो सड़ जाती है। उसकी जो सरफेस होती है उस पर कुछ ग्रे कलर की वाइट सी पैचेस, धब्बे पड़ जाते हैं। तो इन पैचेस को आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखेंगे। तो क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से आते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। एक्टिविटी 2.1 हमें गिवन है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आपको क्या करना है, थोड़ी सी नमी गीली मिट्टी आपको फील्ड से इकट्ठा करनी है, बीकर में रखनी है। फिर आपको थोड़ा उसमें पानी डालना है। जब सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं तो आपको देखना है उस पानी में से थोड़ी, जब देखिए आपने उसमें डाला था अभी पहले, तो जब आपने मिट्टी डाली, पानी सा डाला थोड़ा उसमें, ठीक है, तब उसमें क्या था, सॉइल तो पूरी पानी में मिक्स थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसमें सॉइल के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं और सिर्फ ऊपर पानी और थोड़ी सी सॉइल के थोड़ी हल्की हल्की पार्टिकल्स हों, तब आपको उसकी एक ड्रॉप लेनी है बीकर से। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोगों को उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप लोग क्या देखोगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे। 2.2 में है एक्टिविटी में कि आपको कुछ ड्रॉप्स लेनी है पानी की पॉन्ड से, फिर आपको उसको भी ग्लास लाइट पर रख के ऑब्जर्व करना है। तो क्या आपने देखा इन दोनों एक्टिविटीज़ में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इधर उधर मूव करते हुए? These observations show that water and soil are full of tiny organisms। तो ये ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाती हैं कि पानी और जो मिट्टी है उन सब में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, सिर्फ पानी और मिट्टी में ही नहीं, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर एक माइक्रोब्स की ही कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, इनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ये छोटे होते हैं साइज में और हम इनको नेकेड आई से या फिर अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, लाइक हो गया हमारा फंगस। ठीक है, फंगस कहाँ पे ग्रो करती है, ब्रेड पे ग्रो करती है। ठीक है, और इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास की भी हेल्प से देख सकते हैं। दूसरे जो है वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प, बिना हेल्प के नहीं देख सकते हैं। तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको हम फोर मेजर ग्रुप से हम लोग इस ग्रुप्स में हम लोग इन्हें डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड होता है हमारा फंगाई, थर्ड होता है हमारा प्रोटोजोआ और फोर्थ होता है हमारा एल्गी, राइट। तो इनमें से कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमें फिगर 2.1 से 2.4 में दिखा रखे हैं। लाइक ये जो है 2.1 इमेज है, ये बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया। सेकेंड इमेज जो है इसमें है हमारी एल्गी। थर्ड में है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये है अमीबा और ये है पैरामीशियम जो कि प्रोटोजा होते हैं। फंगाई है, ये ब्रेड मोल्ड है जो ब्रेड में होते हैं, ये पेनिसिलिन है और ये एस्परगिलस है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं उसके अपने बारे में आपने सुना ही होगा, वायरस क्या होते हैं, तो ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। इनको भी हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं।
They however reproduce only inside the cells of the host organism which may be a bacterium, plant or animal. वायरसेस ना क्या होते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के, होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब वो जिस इंसान, ह्यूमन बॉडी या फिर जिस भी ह्यूमन बॉडी ही नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर वो शरीर पर हैं तो वो वहीं पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर जो जिस भी लिविंग बॉडी पर वो हैं उसको यहाँ पर होस्ट ऑर्गेनिज्म बोला गया है। तो वायरसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी लिविंग बॉडी पर ही ग्रो कर सकते हैं, लाइक बैक्टीरियम भी एक लिविंग बॉडी है, प्लांट, एनिमल, ये सब होस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कुछ वायरसेस जो है हमें फिगर्स में दिखाए हैं, अभी आगे हम देखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, फ्लू, मोस्ट, कफ, और ये सब जो है वायरसेस से होती हैं। जो होता है ना, ठंड लग जाती है, फ्लू हो जाता है, खांसी, बुखार, ये सब वायरस की ही वजह से होते हैं। सीरियस डिजीज जो होती हैं वायरस की वजह से वो होती है, पोलियो और चिकन पॉक्स, ये सब वायरस की वजह से हो जाती हैं। आगे है डिजीजेस लाइक डाइजेंट्री, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोअन्स की भी है मदद से, मतलब वजह से होती हैं। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। क्या चीज़, टीबी और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ। आगे हम लोग देखते हैं अब वायरसेस। देखिए ये वायरस हैं, ठीक है, ये और ये। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं बैक्टीरिया की तरह, कुछ सम एल्गी और प्रोटोजोआ की, लेकिन कुछ एल्गी और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, सिंगल सेल से बने हुए बैक्टीरियाज होते हैं, और एक से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा जो सेल से होते हैं वो होते हैं एल्गी और प्रोटोजोआ। तो वो हर तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, बिल्कुल ठंड से बिल्कुल गर्म जगहों पर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, डेजर्ट जैसी जगहों पर भी रह सकते हैं। वो आपको इन एनिमल्स की बॉडीज़ में भी मिल जाते हैं, ह्यूमंस की भी बॉडी में आपको माइक्रोब्स मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरे की बॉडी पर ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक वायरसेस, ठीक है। वायरसेस कहाँ पे ग्रो करते हैं, दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, बट बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर, कहीं पे भी, मतलब वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। आगे है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइव्स में। कुछ जो है बेनिफिशियल होते हैं बहुत तरीक़ों से, लेकिन कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं और डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के लिए अच्छे होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम इनको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दही, कर्ड क्या होता है, दही बनाने में, ब्रेड और केक बनाने में भी हम लोग यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स have been seen used for the production of alcohol since ages. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत सदियों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं अल्कोहल बनाने के लिए। इनको हम लोग क्लीनिंग, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जो वेजिटेबल्स, जो रिमेन, एनिमल फेकेस, जो ये सब होता है, ये होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। तो इनको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेज में इनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसको जो हार्म ना करे हमें और यूजेबल भी हों। तो रिकॉल करिए कि बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पाए, मतलब मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। एग्रीकल्चर में जो है वो बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करके। अब कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है बैक्टीरिया से, तो आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि मिल्क जो है वो बैक्टीरिया की वजह से दही में बन जाती है, कर्ड में बन जाती है। आई सॉ दैट माई मदर एडिंग अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो बोला जाता है यहाँ पर कि उसकी मम्मी ने क्या किया, थोड़ी सी दही मिला रही थी, थोड़ी सी दही गर्म दूध में, जिससे कि वो अगले दिन वो पूरा ही दूध दही बन जाए। तो कर्ड में ना क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैक्टीरिया जो होता है कर्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कर्ड फॉर्म करता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है वो, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो बैक्टीरिया में से लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये दही को, मिल्क को दही में चेंज कर देता है। तो ये क्या करता है, मिल्क में जो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो लैक्टोबैसिलस जो होता है हमारी दही में, तो ये मिल्क में जाके और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है और उस पूरी दूध को कर्ड में बदल देता है। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle and many other food items. Bacteria, cheese,
पिकल यानी कि अचार और दूसरे फूड आइटम्स भी बनाने में हेल्प करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रवा, सूजी, इडलीस का और भटूरास का कर्ड। आपने देखा होगा इडलीज में जो सूजी या फिर रवा इडली होती है और जो भटूरास होते हैं उनमें कर्ड ज़रूर डलती है, ठीक है। तो क्या आप सोच सकते हो क्यों? बैक्टीरिया यीस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं राइस इडलीज और डोसा बैटर के फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। तो आपको क्या पर बोला है एक्टिविटी 2.3 में बोला है कि आधा किलो आपको आटा या फिर मैदा लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी गर्म पानी डाल देना है, थोड़ा सा आपको यीस्ट पाउडर भी डालना है और थोड़ा सा आपको नेट करना, उसको चला लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर 2 घंटे बाद आप लोग देखोगे कि जो डो हमने प्रिपेयर किया था जिसमें आपने यीस्ट पाउडर डाला था वो थोड़ी देर बाद रेज हो जाएगा, फूल के आ जाएगा। तो यीस्ट क्या करता है, रैपिड बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करता है यीस्ट जाकर, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिप्रोड्यूस करता है वो क्या रिलीज करता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान। तो जो गैस की बबल्स होती हैं वो डो में भर जाती हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ा देती हैं। आपने देखा होगा कि जो भटूरे होते हैं, आपने देखा होगा ना अपनी मम्मी को या फिर किसी को भी भटूरे बनाते हैं, वो क्या करते हैं उसमें इनो वगैरह या फिर कर्ड जो बिल्कुल खट्टी होती है कर्ड, वो डालते हैं। क्यों डालते हैं? देखिए जिससे आपका जो भटूरा है ना वो बिल्कुल अच्छे से फूल जाए, ठीक है, क्योंकि उनमें कर्ड में यीस्ट होता है, इनो में यीस्ट होता है, ठीक है, इसलिए उसमें ये डाला जाता है जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए उस, क्योंकि यीस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। तो यीस्ट का यही यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, लाइक ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कमर्शियल तरीके से कैसे यूज़ करते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत ज़्यादा बड़े स्केल, अल्कोहल को अगर हमें बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्ट करना हो, वाइन, एसिटिक एसिड प्रोडक्ट यानी कि विनेगर जो है, वाइन हो गया, अल्कोहल हो गया, अगर हमें इन्हें बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर अगर हमें यूज़ करना है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं अगर हमें इन्हें बनाना है। तो यीस्ट जो है ये कमर्शियल प्रोडक्ट, अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोड और नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा। यीस्ट कहाँ पर ग्रो की जाती है? नेचुरल शुगर्स जिसमें लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, इनमें नेचुरल शुगर होती है। पहले यीस्ट को ग्रो किया जाता है, फिर उससे क्या बनाई जाती है, वाइन, अल्कोहल और विनेगर वगैरह चीज़ें बनाई जाती हैं। 2.4 एक्टिविटी बोली है कि आपको 500 मिलीलीटर यानी कि 500 मिलीलीटर जो है आपको बीकर में क्या करना है, मतलब आपको फिल कर देना है 500 मिलीलीटर के बीकर को, आपको 3/4 आपको पानी से फिल कर देना है। डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर, तो आपको 2 से 3 छोटे चम्मच आपको इसमें शुगर डालनी है। ऐड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, आधी चम्मच आपको यीस्ट का पाउडर डालना है, ठीक है, सोल्यूशन में। फिर आपको गर्म जगह पर उसको रख देना है, कितने, 4 से 5 घंटों के लिए, ठीक है। आगे नाउ स्मेल जो है सोल्यूशन की आप लोग स्मेल सूंघे, ठीक है। तो ये स्मेल जो होगी वो अल्कोहल की होगी, क्योंकि शुगर जो है वो अल्कोहल में चेंज कर दी गई है यीस्ट की वजह से। तो इस प्रोसेस जो, जब शुगर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोसेस होता है जब शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, वो होता है फर्मेंटेशन। या क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फर्मेंटेशन। सो व्हेन शुगर कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में, राइट। अब हम लोग देखते हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप देखिए, whenever you fall ill the doctor may give you some antibiotic tablet। जब भी आप लोग बीमार पड़ जाते हो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल इंजेक्शन देता है, ठीक है, लाइक पेनिसिलिन। तो जो सोर्स है इन सब मेडिसिन का, साधन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। ये सारी दवाइयाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम से बनती हैं। ये मेडिसिन क्या करती हैं, ग्रोथ, जो डिजीज़, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ हमारे शरीर में बना रहे हैं, कॉज कर रहे हैं, तो ये दवाइयाँ उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या फिर उनको मार देती है। तो ऐसी मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो एंटीबायोटिक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही हैं बैक्टीरिया, फंगाई का यूज़ करके। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन और एरिथ्रोमाइसिन जो है ये कुछ हमारी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जो कि फंगाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनाई जाती हैं और बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने में मदद करती हैं। एंटीबायोटिक्स को हम आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक जो पाली जाती हैं, मुर्गियाँ, डक्स, ये सब जो पाले जाते हैं उनकी भी फीड जो वो खाते हैं उसमें भी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं, जिससे कि उनका एनिमल्स में जो इन्फेक्शन होता है उसको चेक किया जा सके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी
प्लांट की डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में हम लोगों की हेल्प करती हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर है हम लोगों का, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो 1929 में अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग जो है वो वर्क कर रही थी जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में मतलब स्टडी कर एक तरीके से कर रहे थे। तो सडनली उन्होंने देखा कुछ लिटिल स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो मतलब जो ही जिस प्लेट्स पर वो स्लाइड्स पर वो स्टडी कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ ग्रीन सा मोल्ड देखा, कुछ धब्बे देखे ग्रीन कलर के। उन्होंने उस चीज़ को, जो मोल्ड थे उन धब्बों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। So he observed that the presence of mold prevent the growth of bacteria। तो उन्होंने फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो मोल्ड है ना, वो ग्रीन धब्बा जो था वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल प्रिवेंट कर देता है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता और वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार भी देता है। तो फ्रॉम दिस पेनिसिलिन जो है वो प्रिपेयर हुई थी। यानी कि वो क्या कर रहे थे कि वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज पे 1929 में स्टडी कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी स्लाइड पर एक कुछ ग्रीन सा पैच देखा, उन्होंने फिर उसको स्टडी उसको भी रिसर्च की उसके बारे में। तो फिर उन्होंने देखा कि वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को मार रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही पेनिसिलिन बनी थी। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मिक्स की जाती हैं। चलो हमने यहाँ तक आगे यहाँ से देखना है अब हम लोगों को कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो इंपॉर्टेंट है कि हमें हमेशा एंटीबायोटिक्स क्वालिफाइड डॉक्टर की ही एडवाइस से लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से कोई सी भी दवाई हमें उठाकर नहीं खानी चाहिए। तो ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो जो डॉक्टर्स ने आपको दवाइयों जो दिया है उसको आपका उन दवाइयों का आपको कोर्स हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप लोग एंटीबायोटिक्स लेते हो जब ज़रूरत नहीं है या फिर जब रॉन्ग डोसेज में आप लोग लेते हो तो वो ड्रग का भी काम कर सकती है, ड्रग से कम काम वो करेगी नहीं, ठीक है। ड्रग का भी काम कर सकती है वो दवाई। तो और एंटीबायोटिक्स जो हैं अगर हम बिना ऐसे ही फालतू के ले लेते हैं, नेसेसरीली बिना ज़रूरत के ले लेते हैं, तो वो क्या करते हो हमारी जो बॉडी में बेनिफिशियल जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मार सकती है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं इफ़ेक्टिव हैं कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जो है वायरसेस की वजह से होता है। अब हम लोगों का यहाँ पे आता है वैक्सीन। सो चिल्ड्रन या फिर जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन क्यों करी जाती है। तो जब डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब यानी कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें डिजीज़ हो, ठीक है, वो हमारी जब बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। उस जो इन्वेडर क्या होता है जो बाहर से आया हो, तो बाहर से आया हुआ कौन है, जो हमारे शरीर में जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं वो हैं बाहर से आए हुए यानी कि इन्वेडर, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ मतलब वही अच्छे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वही प्रोड्यूस करने लग जाती है जिससे कि वो इन्वेडर से लड़ पाएँ। बॉडी जो क्या करती है उसको याद रखता है कि हाँ कि हाउ टू फाइट, कि जो माइक्रोब जो अगर वापस से अंदर वो आ गया इन्वेडर, वो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारे बॉडी में वापस से घुस गया तो उसको कैसे फाइट करना है। तो अगर डेड या फिर जो कमज़ोर माइक्रोब्स हमारी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस होंगे तो बॉडी जो है वो फाइट करेगी और किल करेगी इन्वेडिंग बैक्टीरिया को। यानी कि हमारा जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया अगर वीक है या फिर डेड है तो हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं वो उनसे फाइट कर सकती है और एंटीबॉडीज़ रिमेन टू द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हम प्रोटेक्टेड रहते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनसे। तो ऐसे ही वैक्सीन वर्क करती है। कुछ डिजीज़ेज जो होते हैं जिनमें कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस आती हैं उनको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है इसकी उन्होंने जो है वैक्सीन डिस्कवर की थी। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases। तो बचपन में आप लोगों को भी इंजेक्शन दिए गए होंगे बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। तो क्या आप उन डिजीज़ेस की लिस्ट बना सकते हो जिनके लिए आपको बचपन में वैक्सीनेशन हुई थी। तो इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़ेस। तो जो डिजीज़ेस होती हैं बच्चे को इन डिजीज़ से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। नेसेसरी वैक्सीन जो है वो हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल हो जाती हैं। आप लोग एडवर्टाइजमेंट टीवी में, न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है पोलियो प्रोग्राम चलते हैं।
तो पोलियो ड्रॉप जो होते हैं वो बच्चे को दी जाती हैं, वो होती हैं वैक्सीन ही होती हैं। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड कैंपेन जो चला है स्मॉल पॉक्स का, तो वो पूरे हमारे वर्ल्ड में है, ठीक है। आजकल वैक्सीन जो हैं वो बहुत बड़े स्केल पर बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे कि हम ह्यूमंस को और दूसरे जानवरों को बचा सके अलग अलग बीमारियों से। आगे हम लोगों का आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद न्यू नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे कि सॉइल में भी नाइट्रोजन रहे, ठीक है, और उसकी फर्टिलिटी भी सॉइल की बरकरार रहे। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे हम लोग देखते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो माइक्रोब्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। बूजो पहेली जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया स्कूल गार्डनर को मैन्योर खाद बनाते हुए। अलॉन्ग उनके फ्रेंड्स के साथ उन्होंने क्या किया, प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स को कलेक्ट किया पास पास के घरों या गार्डन से, और उन्हें एक पिट में यानी कि गड्ढे में रख दिया, वेस्ट डिस्पोजल के गड्ढे में उन्होंने पिट में रख दिया। कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो गया, वो मैन्योर में बदल गया। बूजो पहेली जानना चाहते थे कि कैसे हुआ। एक्टिविटी 2.5 है कि आपको 2 पॉट्स लेने हैं, दोनों पॉट्स को आपको आधा आधा सॉइल से भर देना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी उन्हें मार्क करना है, पॉइंट बी दोनों पॉट्स को मार्क कर देना है। आपको प्लांट जो पॉट ए था उसमें आपको प्लांट वेस्ट रखना है, लाइक पॉलीथीन और थिंग्स जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास की बॉटल और प्लास्टिक के टुकड़े, ठीक है, टॉयज जो हैं ये सब आपको पॉट बी में रखनी है, ठीक है। फिर आपको 3 से 4 हफ्तों बाद उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो क्या आपने कोई भी डिफरेंस आपने देखा दोनों पॉट्स के कंटेंट, सॉइल कंटेंट में? अगर देखा तो डिफरेंस क्या था? देखिए प्लांट जो पॉट ए में आप लोगों ने वेस्ट डाला था वो डिकम्पोज हो चुका था, वो मिट्टी में बदल चुका होगा। तो ये कैसे हुआ? जो तो प्लांट वेस्ट था ना वो मैन्योर में बदल जाता है माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। द न्यूट्रिशन रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगैन। तो देखिए जो डिकम्पोज हो जाता है एनिमल प्लांट वेस्ट, ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये जो है क्या होते हैं, ये वापस से प्लांट्स के द्वारा यूज़ करे जा सकते हैं। और आपने क्या पॉट बी में नोटिस किया, जो पॉलीथीन बैग्स थी, एम्प्टी ग्लास की बॉटल्स थी, और बॉटल्स जो थे, टूटे हुए पार्ट जो थे, वो ऐसा कुछ उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो माइक्रोब्स जो हैं वो इन पे एक्ट नहीं करते हैं कुछ, तो इनको खाद में नहीं बदल सकते, तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो आपने देखा होगा लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। तो आपने देखा होगा बहुत सारे डेड जो है ऑर्गेनिक मैटर, मरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर आपने देखा होगा सड़ते हुए प्लांट्स की फॉर्म में, या फिर कुछ मरे हुए एनिमल्स की फॉर्म में देखा होगा आपने। तो आपने देखा कि वो कुछ टाइम बाद, देखिए आपने अगर सूखे हुए पौधों को देखा है या फिर किसी भी मरे हुए जानवर को देखा है, तो आपने फिर ये भी नोटिस किया होगा कि वो कुछ टाइम बाद वहीं पे डिसअपियर हो जाते हैं। तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट्स में, ठीक है, मतलब मैन्योर में वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम लोग हमारे द्वारा, या हमारे द्वारा नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा वापस से यूज़ कर लिया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको से हम can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. माइक्रोब्स क्या करते हैं, हार्मफुल और जो बदबूदार चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब तो हमने देख लिया कि भाई फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स हमने देख लिए कि किस किस में हेल्प आते हैं, मेडिसिन बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आते हैं। हम लोग देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को सड़ा देते हैं, क्लोथिंग, लेदर, इन सबको भी सड़ा देते हैं, स्पॉइल, बेकार कर देते हैं। तो अब देखते हैं आगे डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस में कॉज करते हैं। तो पैथोजेंस क्या करते हैं हमारी बॉडी, पैथोजेंस क्या होता है, जो डिजीज़ कॉजिंग होती हैं, बैक्टीरियाज। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उस हवा से जो हम सांस लेते हैं, उस पानी की हेल्प से जो हम पीते हैं, खाने की हेल्प से जो हम खाते हैं। तो एयर, वाटर और फूड की हेल्प से वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कौन? पैथोजेन।
दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। तो वो हमारे शरीर में कैसे घुस सकते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन या फिर इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में तभी घुस सकते हैं। माइक्रोबल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो वो माइक्रोबल डिसीजेज जो कि हम किसी मतलब स्प्रेड होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन पे एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल जो ऊपरी कॉन्टैक्ट होता है उसकी हेल्प से, तो वो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। यानी कि जो जो छूने से या फिर एयर, वाटर, फूड की हेल्प से हमारे दूसरे की बॉडी में जाएँ उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेज बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं कुछ डिजीज़ के, कॉलेरा, कॉमन कॉलेरा होता है पानी से होता है, ठीक है, और ये कॉमन कोल्ड होता है, ये इन्फेक्शन से होता है, वायरस से होता है, ठीक है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब कैसे हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। तो एक जब पर्सन जो कि उसको ठंड लग रही है तो जब वो छींकता है, स्नीज करता है, तो कुछ ड्रॉपलेट जो होती है मॉइस्चर की जो उसने छींका था, तो उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स में हज़ारों वायरस होते हैं जो कि हवा में फैल जाते हैं। वायरसेस दूसरी हेल्दी पर्सन की भी बॉडी में घुस सकते हैं जब वो सांस ले रहा है, और इन्फेक्शन भी उसको कर सकते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़। तो कुछ क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि डिजीज़ के कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, आपने सुना होगा कि मच्छरों से मलेरिया होता है। मच्छरों में मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छरों पे होती है, मॉस्किटोज़ पे होती है। मॉस्किटोज आर द कैरियर ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो जो कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी डिजीज़ के कैरियर का काम करते हैं, डिजीज़ अपने मतलब कंधे पर लेकर घूमते, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो हाउस फ्लाई जो है वो एक ऐसी कैरियर है। फ्लाई जो है वो गार्बेज पर बैठती है, एनिमल के एक्सक्रीट्स पे बैठती है, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं, उनकी बॉडीज़ पे चिपक जाते हैं, फिर जब ये फ्लाइट्स हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं तो वो पैथोजेंस हमारे फूड पे चले जाते हैं, तो वो भी उस कॉन्टेमिनेटेड फूड को जो खाएगा वो बीमार तो ज़रूर ही पड़ेगा। तो एडवाइजेबल है कि हमेशा आप अपने फूड को कवर रखिए, अवॉइड करिए कि जो खुले आइटम्स या फिर अनकवर्ड आइटम्स को ना खाएं, या आप ध्यान रखिए इस बात का। दूसरा एग्जाम्पल है कैरियर का फीमेल एनोफेल्स मॉस्क्यूटो। एनोफेल्स मॉस्क्यूटो होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मलेरिया का जो पैरासाइट होता है ना वो कैरी करती हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो फीमेल एड्स मॉस्क्यूटो जो है वो डेंगू वायरस अपने ऊपर लेकर घूमती हैं सारे में। तो क्या हम इस मलेरिया, डेंगू को हम लोग कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? तो देखिए, ये है मलेरिया की कैरियर, फीमेल एनोफेल्स मॉस्क्यूटो। तो अब आगे है, ऑल मॉस्किटोज जो हैं क्या करते हैं, पानी में ही अपने अंडे देते हैं, ब्रीड करते हैं। हैंस हमें कभी भी वाटर को कहीं पर भी कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा में हमें कभी भी वाटर को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। सराउंडिंग्स क्लीन और सूखी करके हम मॉस्किटोज को ब्रीडिंग से रोक सकते हैं। तो आप कुछ ऐसे मेजर्स की लिस्ट बनाइए जिससे मलेरिया का स्प्रेड कम हो सकता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस किससे कॉज होता है? देखिए, टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होती है, और ये इसका मोड क्या है ट्रांसमिशन का, ये हवा से फैलती है, ठीक है। मेजल्स वायरस से होती है, चिकन पॉक्स और ये पोलियो। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, और ये तीनों मेजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो ये वायरस की वजह से होती हैं। और एयर, ये तीनों एयर की भी हेल्प से होती हैं। चिकन पॉक्स, पोलियो फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से, और पोलियो पानी की वजह से होता है, ठीक है। अब ये तीनों में क्या है, इनके प्रिवेंटिव कि हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके मेजर्स क्या हैं कि आपको पेशेंट को एक बिल्कुल आइसोलेशन में रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड में भी हुआ था कि जो भी कोविड पॉजिटिव होता था उसको आइसोलेशन में रखा जाता था। तो उसी तरीके से ये जो बीमारियां हैं, क्योंकि वो भी वायरस है, तो ये भी वायरस ही हैं, बैक्टीरियाज हैं। तो आपको पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेशन में अलग बंद करके रखना है। आपको पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है उस पेशेंट की दूर रखनी है, ठीक है, दूसरों से, कि जो पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो दूसरों से अलग होनी चाहिए, टच में नहीं होनी चाहिए। वैक्सीनेशन जो है किसी एज पे वैक्सीनेशन उस बीमारी की जो होती है वो उनको लगवानी चाहिए। कॉलेरा होता है बैक्टीरिया से, और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, और ये वाटर, फूड इनका मोड है ट्रांसमिशन का। आपको पर्सनल हाइजीन बना के रखनी है, अच्छी सैनिटरी हैबिट्स करनी है, हमको फॉलो करनी है। आपको अच्छे से कुक्ड फूड ही खाना है, बॉयल, आपको उबला हुआ पानी पीना है। वैक्सीनेशन सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस ए, ठीक है, तो ये वायरस के वजह से होती है, पानी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। आपको उबला हुआ पानी पीना, वैक्सीनेशन आपको ज़रूरी है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मोड है इसका ट्रांसमिशन का मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो नेट यूज़ करिए, रेपेलेंट्स यूज़ करिए। आपको इंसेक्टिसाइड्स
सो आपको क्या करना है, इंसेक्टिसाइड्स आपको स्प्रे करनी है, ठीक है, और मॉस्किटोज़ को, उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है, स्टॉप करना है। कैसे? बस आपको क्या करना है कि आपको कहीं भी अपने सराउंडिंग्स में पानी को कलेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। तो कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, उनके ट्रांसमिशन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया टेबल। तो अब है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में, तो अब इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।